नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। शाम का समय था। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल का पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी पर था। तभी एक युवक अस्पताल के स्ट्रेचर को ठेलता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और बदहवासी में बोला, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर अस्पताल के डॉक्टरों ने उस युवती का चेकअप शुरू किया। उसकी नब्ज और धड़कन गायब थी। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों द्वारा पूछे जाने पर मृतका के साथ आए युवक राहुल मिश्रा ने बताया कि उसने ऑफिस से लौटने के बाद पूजा को फर्श पर बेसुध पड़े देखा। उसकी बगल में ही एक नोट भी पड़ा हुआ था। नोट को पढ़ने के बाद उसकी समझ में आया कि पूजा के साथ क्या हुआ है। इसके बाद वो पूजा को गाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल ले आया। क्योंकि पूजा की मौत हो चुकी थी, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने पूजा राय की मौत की सूचना इलाके के थाना किशनगढ़ को दे दी। थोड़ी ही देर में किशनगढ़ थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पूजा के शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस राहुल मिश्रा से घटना के बारे में पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान राहुल मिश्रा ने पुलिस को बताया कि वो गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर तैनात है। थोड़ी देर पहले जब वो फ्लैट पर पहुंचा तो पूजा फर्श पर पड़ी थी और उसके बगल में ये नोट रखा हुआ था। पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजकर थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य पूजा के पति राहुल मिश्रा को साथ लेकर उसके फ्लैट पर पहुंचे। राहुल ने उन्हें पूजा का लिखा हुआ नोट सौंप दिया था। कमरे का मुआयना करने के बाद थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य किशनगढ़ थाना लौट गए। पहली नजर में उन्हें यह मामला आत्मघाती लग रहा था। उसी दिन यानी 16 मार्च 2019 को किशनगढ़ थाने में सीआरपीसी 173 के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया। अगले दिन डॉक्टरों की एक टीम ने पूजा राय का पोस्टमार्टम किया। उसका विसरा भी जांच के लिए रख लिया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य ने पूजा के मायके सिंदरी झारखंड को इस घटना की सूचना देकर उसके पिता सुरेश राय को दिल्ली बुला लिया। सुरेश राय ने अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य से कहा, मेरी बेटी पूजा की हत्या की गई है। राजेश पर आरोप लगाने के बाद पुलिस ने 18 मार्च को 3 डॉक्टरों के पैनल से पूजा का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद उसके विसरा को जांच के लिए भेज दिया। करीब एक महीने के बाद 27 अप्रैल 2019 को पूजा का पोस्टमार्टम तथा विसरा रिपोर्ट आ गई, जिसमें उसके मरने का कारण उसके सिर में घातक चोट का लगना तथा जहर मिला जूस पीना बताया गया। इसके बाद पुलिस ने 31 अप्रैल को पूजा राय की हत्या का मामला आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कर लिया। इस मामले को थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य को सौंपा गया। केस की जांच संभालते ही थाना अध्यक्ष ने अपने आला अधिकारियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा केस में आए इस बदलाव से अवगत करा दिया। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी देवेंद्र आर्य इस मामले में पहले से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने केस का खुलासा करने के लिए एसपी ईश्वर सिंह की निगरानी में एक टीम बनाई, जिसमें थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य, इंस्पेक्टर संजय शर्मा, इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह चहल, एसआई मनीष, पंकज, एएसआई अजीत, कांस्टेबल गौरव इत्यादि को शामिल किया गया। थाना अध्यक्ष ने उसी दिन मृतका के पति राहुल मिश्रा को थाने बुलाकर उसे बताया कि पूजा की हत्या की गई है, इसलिए वो इस मामले को सुलझाने में सहयोग करे। थाना अध्यक्ष की बात सुनकर राहुल को हैरानी हुई। वो बोला, सर, पूजा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में भला उसकी हत्या कौन कर सकता है? अगर ऐसा है तो मेरी पत्नी के हत्यारे का पता लगाकर उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करे। चिंता मत करो, पुलिस अपना काम करेगी, बस आप जांच में सहयोग करते रहना। थाना अध्यक्ष ने कहते हुए राहुल से, उससे और पूजा से मिलने आने वाले सभी लोगों के फोन नंबर लेकर सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी बारीकी से जांच की। राहुल की कॉल डिटेल्स में एक फोन नंबर ऐसा मिला जिस पर उसकी सबसे ज्यादा बातें होती थी। वो नंबर था पद्मा तिवारी का, जो दिल्ली के मयूर विहार में रहती थी। राहुल ने बताया कि पद्मा उसकी दोस्त है। घटना वाले दिन भी पद्मा ने शाम के समय राहुल के मोबाइल पर फोन करके उससे काफी देर तक बातें की थी। इससे दोनों ही पुलिस के शक के दायरे में आ गए। इसके बाद थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य ने राहुल के फ्लैट पर पहुंचकर वहां आस पड़ोस में रहने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि 16 मार्च 2019 की सुबह पद्मा तिवारी पूजा से मिलने उसके फ्लैट पर आई थी। इसके बाद किसी ने भी पूजा को फ्लैट से बाहर निकलते नहीं देखा था। अलबत्ता शाम के समय राहुल पूजा को बेहोशी की हालत में लेकर फोर्टिस अस्पताल गया था। थाना अध्यक्ष को अब मामला कुछ कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन उस समय उन्होंने राहुल मिश्रा से ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसे पता चले कि उन्हें उस पर शक हो गया है। राहुल से पूछताछ के बाद जब वो अपनी टीम के साथ वहां से चलने को हुए तो राहुल को फिर से थाने में आने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने राहुल की दोस्त पद्मा तिवारी को भी फोन करके
किशनगढ़ थाने में पहुंचकर मामले की जांच में सहयोग करने के लिए कह दिया। जब राहुल और पद्मा किशनगढ़ थाने में पहुंचे तो उन दोनों से उनकी कॉल डिटेल्स तथा उनके द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों में आ रहे विरोधाभासों के आधार पर अलग अलग पूछताछ की गई तो उनके बयानों में फिर से काफी विरोधाभास नजर आ रहा था। नोट की राइटिंग की जांच के लिए पुलिस ने पद्मा की हैंडराइटिंग की जांच की। इस जांच में पुलिस को नोट की राइटिंग और पद्मा की राइटिंग काफी हद तक एक जैसी लगी। तीखे पुलिस सवालों से आखिर पद्मा टूट गई। उसने पूजा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर राहुल ने भी मान लिया कि पूजा की हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन पद्मा ने उसके मोबाइल पर फोन करके उसे पूजा की हत्या की जानकारी दी थी। उन्होंने पूजा की हत्या क्यों की, इस बारे में जब उनसे विस्तार से पूछताछ की गई तो पूजा राय की हत्या के पीछे जो तथ्य उभर कर सामने आए वो बचपन के प्यार को पाने की जिद की एक हैरतअंगेज कहानी थी। कहा जाता है कि बचपन की दोस्ती और स्कूल के दिनों का प्यार भुलाए नहीं भूलता, और जब शादी के बाद वही बचपन का प्यार उसके शादीशुदा जीवन में अचानक सामने आकर खड़ा हो जाए तो जिंदगी किस दोराहे या चौराहे पर पहुंचेगी यह अनुमान लगाना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ 32 साल के मैकेनिकल इंजीनियर राहुल मिश्रा और उसके बचपन की दोस्त 33 साल की पद्मा तिवारी के साथ। राहुल मिश्रा अपने पिता रामदेव मिश्रा के साथ झारखंड के शहर सिंदरी में रहता था। वो वहां के डिनोबरी स्कूल में पढ़ता था। पद्मा तिवारी भी उसके क्लास में थी। पद्मा तिवारी के माता पिता भी सिंदरी में रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 12वीं पास करने के बाद दोनों आगे की पढ़ाई के लिए न चाहते हुए भी एक दूसरे से बिछड़ गए, क्योंकि राहुल मिश्रा ने ग्वालियर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और सन 2010 में गुड़गांव स्थित एक कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। राहुल अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसका पद्मा तिवारी से एक तरह से संपर्क टूट गया था। सन 2015 में राहुल मिश्रा के स्कूल के दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें राहुल मिश्रा और पद्मा तिवारी का नाम भी शामिल था। इस ग्रुप के द्वारा पद्मा ने राहुल मिश्रा से मोबाइल फोन पर संपर्क किया। चूंकि उनकी काफी दिनों बाद बातचीत हुई थी इसलिए वे बहुत खुश थे। बातचीत से पता चला कि पद्मा ने नोएडा में रहकर MBA किया था। उसके बाद उसे नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इस समय वो नोएडा में नौकरी कर रही थी जहां उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। इसके बाद दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। इससे उनके स्कूल के दिनों का प्यार फिर से जीवित हो गया। अब दोनों ही अच्छा कमा रहे थे, इसलिए उनका जब मन होता वे इधर उधर घूमकर दिल की बातें कर लेते थे। उनकी नजदीकियां उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि अब दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सन 2017 में जब राहुल मिश्रा के घर में उसकी शादी की बात चली तो उन लोगों ने अपनी बहू के रूप में सिंदरी की ही रहने वाली पूजा राय को पसंद कर लिया। इस पर राहुल ने अपने घर वालों को बताया कि वो सिंदरी की ही रहने वाली पद्मा तिवारी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। राहुल ने घर वालों को यह भी बताया कि MBA करने के बाद पद्मा नोएडा की एक कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी कर रही है, लेकिन राहुल के पिता रामदेव मिश्रा ने राहुल की बात को हल्के में लिया और उसकी बात को अनसुनी करते हुए पूजा से ही उसकी शादी पक्की कर दी। राहुल को इस बात का दुख हुआ। वो अब ऐसा उपाय सोचने लगा कि किसी तरह उसकी पूजा से शादी टूट जाए। उसने तय कर लिया कि वो पूजा से मिलकर बता देगा कि उसका पद्मा के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन वो पूजा राय के पास पहुंचा और अपने वो पद्मा तिवारी के बीच सालों से चले आ रहे अफेयर की बात ये सोचकर बता दी कि ये सुनकर शायद वो उससे शादी करने से मना कर देगी। लेकिन पूजा समझदार लड़की थी। वो राहुल की इस बात पर नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे उसकी अच्छाई लगी कि राहुल दिल का साफ है जो उसने ये बात उसे बता दी। यानी अपने होने वाले पति के मुंह से उसके पुराने अफेयर के बारे में जानकारी मिलने के बाद भी पूजा उससे शादी के लिए तैयार थी। अप्रैल 2017 में राहुल मिश्रा की शादी पूजा राय से हो गई। शादी के बाद राहुल पूजा को लेकर दिल्ली आ गया और साउथ दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में किराए का एक फ्लैट लेकर रहने लगा। राहुल से शादी करके पूजा बहुत खुश थी। उसने तय कर लिया था कि वो राहुल को इतना प्यार देगी कि वो अपना पिछला प्यार भूल जाएगा। पूजा ने राहुल की सेवा करने में सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि महंगाई के कारण घर चलाने के लिए जब अधिक रुपयों की जरूरत महसूस हुई तो उसने भी नौकरी करने का फैसला कर लिया। उधर राहुल पूजा से शादी के बाद भी पद्मा को अपने दिल से नहीं निकाल सका। पद्मा का हाल भी राहुल की तरह ही था। दोनों समय निकालकर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। पद्मा मयूर विहार में एक किराए के फ्लैट में रहती थी। अक्टूबर 2018 में जब पूजा की नौकरी करने के लिए उसका बायोडाटा तैयार करने की बात आई तो राहुल ने इसी बहाने पद्मा को अपने फ्लैट पर बुला लिया। पद्मा ने पूजा का बायोडाटा तैयार कर दिया। आगे चलकर पूजा को भी गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। इसके बाद पद्मा किसी न किसी बहाने उसके यहाँ आती रही। जब पद्मा का राहुल के यहाँ आना जाना ज्यादा बढ़ गया
तो पूजा को पद्मा और राहुल के रिश्ते पर शक हो गया। उसे पद्मा का बार बार फ्लैट पर आना अखरने लगा। तब पूजा उसके साथ रूखा व्यवहार करने लगी। इतना ही नहीं, वो पद्मा को हंसी मजाक के दौरान राहुल को लेकर कुछ ऐसी बातें कर देती जिसे सुनकर वो तिलमिला जाती। पर पद्मा दिल के हाथों मजबूर थी। वो राहुल को बहुत चाहती थी, इसलिए उसने राहुल के फ्लैट पर आना नहीं छोड़ा। इसलिए पूजा के व्यंग करने के बाद भी वो उसके यहाँ आती रही। लेकिन जब पूजा ने उसके और राहुल के रिश्ते को लेकर जली कटी सुनानी शुरू कर दी तो एक दिन उसने ये बात राहुल को बताई और इसका कोई हल निकालने को कहा। पद्मा की बात सुनकर राहुल को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसी दिन दोनों ने मिलकर निश्चय कर लिया कि वे इसके बदले पूजा को जरूर सबक सिखाएंगे। दोनों ने इसके लिए एक योजना भी बना ली। 16 मार्च 2019 को शनिवार का दिन था। योजना के अनुसार राहुल सुबह तैयार होकर गुड़गांव स्थित अपने ऑफिस चला गया। चूंकि पूजा की उस दिन छुट्टी थी, इसलिए वो फ्लैट पर अकेली आराम कर रही थी। राहुल के जाने के कुछ देर बाद पद्मा पूजा से मिलने फ्लैट पर पहुंची तो पूजा ने उससे कहा कि उसे किसी काम से बाहर निकलना है, इसलिए वो उसे अधिक समय नहीं दे पाएगी। इस पर पद्मा ने उससे कहा, कुछ देर बातचीत करके मैं चली जाऊंगी, तो तुम चली जाना। पद्मा अपने साथ 2 गिलास फ्रूट जूस लेकर आई थी। उसने दोनों गिलास पूजा के सामने टेबल पर रख दिए। उस समय काम करने वाली आया घर का कामकाज निपटा रही थी। इस बीच पूजा ने पद्मा के साथ नाश्ता किया। जब आया अपना काम खत्म करके वहां से चली गई तो पद्मा ने पूजा से जूस पी लेने के लिए कहा। जैसे ही पूजा ने जूस पीने के लिए गिलास उठाना चाहा तो पद्मा ने कहा कि वो उसके लिए 1 गिलास पानी ले आए। ये सुनकर पूजा जूस का गिलास वहीं छोड़कर पानी लेने के लिए चली गई। पूजा के जाते ही पद्मा ने अपने कपड़ों में छिपाकर लाया जहरीला पदार्थ उसके गिलास में डालकर मिला दिया। पूजा किचन से पानी का गिलास लेकर लौटी और गिलास पद्मा को दे दिया। इसके बाद पूजा ने पद्मा द्वारा लाया जूस का गिलास उठाया और धीरे धीरे पूरा जूस खत्म कर दिया। जूस पीने के थोड़ी देर बाद अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उसने फ्लैट से बाहर निकलना चाहा, लेकिन पद्मा ने उसे पकड़कर दबोच लिया। पूजा के बेहोश होने पर पद्मा ने उसका सिर बार बार फर्श से पटका ताकि उसके जीवित रहने की संभावना न रहे। पूजा की हत्या करने के बाद पद्मा ने फ्लैट को अच्छी तरह से साफ किया और पेपर के बने उन दोनों गिलासों को अपने साथ लेकर वहां से मयूर विहार अपने कमरे पर लौट आई। शाम को उसने अपने प्रेमी राहुल मिश्रा को फोन करके बता दिया कि आज उसने उसकी पत्नी पूजा का किस्सा तमाम कर दिया है। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने पूजा के पास एक नोट लिखकर छोड़ दिया है, जिसे पढ़कर पुलिस और तमाम लोग यही समझेंगे कि पूजा ने किसी कारण परेशान होकर ऐसा किया है। शाम के समय राहुल ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंचा तो योजना के अनुसार पूजा की डेड बॉडी को लेकर वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टर से नाटक करते हुए अपनी पत्नी की जान बचा लेने की गुहार लगाई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी तथा पूजा को जूस में जहर देने की बात सामने आई, जिससे राहुल और पद्मा के द्वारा रचे गए खेल से पर्दा हट गया। अगले दिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।